अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। वजीर आजम इमरान खान साहब का वो बयान के यू टर्न लेना एक अजीम लीडर की पहचान होती है, अजीम क़यादत की पहचान होती है। इससे पहले कि बहुत से नाक़दीन इस बयान के ऊपर तनकीद करते, उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया जिसके ऊपर मुल्क गिर सतह के ऊपर उनको पजीराई मिल रही है, और वो है सदर ट्रंप की तरफ से जो एक रोज पहले इंटरव्यू दिया गया था और उसमें पाकिस्तान के हवाले से बड़ी तकलीफ दे बातें की गई थी। ये कहा गया था कि पाकिस्तान को सालाना बुनियाद के ऊपर तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की इमदाद दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान ने उसके जवाब में कभी कोई काम नहीं किया। दूसरा, उसामा बिन लादेन के हवाले से सदर ट्रंप ने कहा कि हर पाकिस्तानी को पता था वो कहां है, लेकिन सिर्फ नहीं पता था तो अमरीकियों को ही नहीं पता था। और दूसरा, पाकिस्तान की कारकर्दगी के ऊपर वाशिंगटन कुछ खुश नजर नहीं आता, और उनकी नजर में वाशिंगटन ने इस्लामाबाद के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इस्लामाबाद में जवाबन कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तुर्की बदुर की जवाब दिया। न सिर्फ ये बताया कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान ने कितनी जानों की कुर्बानियां दी हैं, बल्कि 123 बिलियन डॉलर से ज्यादा का पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। ये भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा है अपने ट्वीट्स में, और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान से मुतालिक आपकी जो राय है, आपके जो आदाद-ओ-शुमार है, उन पर काइंडली जरा आप दोबारा से रिकंसिडर करें और उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। यकीनन फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए था। शीरी मजारी साहिबा ने भी इस बयान को कंडेम किया है। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसको कंडेम किया है, लेकिन ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो जब इससे पहले वज़ीर खारजा के ओहदे पर फाइज थे तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को अपना किबला और अपना घर पहले दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरे बयान का कुछ और मकसद था और इसे सियाको सबाक से हट कर दिया गया था। लेकिन जो भी कुछ हो, पाकिस्तान में हर सतह पर इस बयान को कंडेम किया जा रहा है। ये वही अमरीका है जो अपनी नाकाम जंग का मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल रहा है, लेकिन ठीक एक रोज़ पहले कतर में अगवानी जो खास तौर पर तालिबान है उनसे मुज़ाकरात भी कर रहा है, उनको टेबल पर लाने की बात भी कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए? ट्विटर के ऊपर जरूर रिस्पॉन्स दिया गया है, लेकिन ऑफिशियली फॉरेन ऑफिस को क्या करना चाहिए, यह भी अब तवज्जो तलब अमर है। इस पर हमने प्रोग्राम में बात करनी है। आगे चलकर एक और हम डेवलपमेंट जो कि मॉडल टाउन के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ने GIT के लिए एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और यह कहा गया है कि 5 दिसंबर से वो इसकी समाअत भी करेगा। शहबाज शरीफ साहब इसके बारे में राय रखते हैं कि वो इस केस में इस GIT के सामने पेश नहीं होना चाहते, लेकिन क्या उनके इनकार के बाद उनके पास कोई और ऑप्शन होगा या फिर नहीं, या फिर मजबूरन उनको इस केस में भी पेश होना पड़ेगा। 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जारी किए हैं। अब देखना यह है कि आया जब ये GIT बनती है तो जो पुरानी रिपोर्ट्स रही हैं उनके बाद से लेके अब तक कोई तब्दीली आती है, और क्या ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। हमने प्रोग्राम में इस पर भी बात करनी है, और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी फवाद चौधरी साहब की। बिलावल भुट्टो साहब ने कल बड़ा एक सक्सेसफुल जलसा किया गिलगित में, और उन्होंने ये कहा कि खान साहब ने अब तक जो कुछ किया है वो सिवाय यू टर्न्स के और कुछ नहीं है, और अवाम को सुहाने ख्वाबों के अलावा कुछ नहीं मिला। उसके रिस्पॉन्स में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बार बार NRO अपोजिशन की जो जमातें वो मांग रही हैं, लेकिन क्या ये बयान दर बयान का सिलसिला अपोजिशन और हुकूमत में जारी रहेगा? 100 दिन का जो टाइम था उसमें से 90% वक्त गुजर चुका है। यकीनन अपोजिशन ये डिमांड कर सकती है कि आपने 100 दिन के बाद क्या किया, लेकिन उससे पहले PTI इस पोजीशन में है कि वो अवाम को और अपोजिशन को मुतमईन कर सके अपने 100 दिन की परफॉर्मेंस से, एक ऐसी डेडलाइन जो कि उन्होंने खुद मुरत्तब की थी। इन तमाम इशूज पर हमने बात करनी है। प्रोग्राम में जो मौजूद पैनल साथ मौजूद हैं तारुफ करना चाहूंगी। स्टूडियो से मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर बहरामन तंगी साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इब्रारुल हक साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका, इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर दिफाई तजियाकार शाहिद लतीफ साहब। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और टेलीफोन लाइन पर मुझे इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनरल रिटायर अब्दुल कयूम साहब ने। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं आगाज करना चाहूंगी अब्दुल कयूम साहब, सर आपसे। सर, ये फरमाइएगा कि ये खान साहब के यू टर्न के बयान के ऊपर उन पे बहुत डिबेट हो रही थी, तनकीद भी हो रही थी, लेकिन सर ये जब सदर ट्रंप का बयान आया एक रोज पहले टेलीविजन इंटरव्यू में, उसके रिस्पांस में खान साहब ने जो बात की है, आपके ख्याल में बराबर का जवाब दिया है पाकिस्तान ने, और क्या इससे बढ़कर फॉरेन ऑफिस को या मुल्की सतह के ऊपर पाकिस्तान को रिएक्शन देना चाहिए, या आपके ख्याल में सर ट्वीट्स काफी होंगी पाकिस्तान की? देखें, ट्वीट तो जो किया प्राइम मिनिस्टर ने वो बड़ा बिफिटिंग है और बहुत अच्छा किया है, बिकॉज वो ट्वीट की लैंग्वेज ही समझता है ट्रंप। लेकिन इसके साथ साथ हमें डिप्लोमेसी में फॉलो भी करना होगा और ये देखना होगा कि हम इस सिचुएशन को अवॉइड करें, बिकॉज ये हमारे मफाद में नहीं है कि हम इस तरह एक सुपर पावर के साथ हमारा सींग अड़ा रहे। हमें डिप्लोमेटिकली कोशिश ये जरूर करनी चाहिए। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि सारी एफर्ट के बावजूद, चूंकि अमेरिका के डिजाइन मुख्तलिफ हैं,
क्योंकि उनके ज़हन में अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी से बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि चीन को रोका जाए और रशिया का इन्फ्लुएंस कम किया जाए और चीन का जो कंटेनमेंट है वो किया जाए। दैट इज़ वाई वो इंडिया को साउथ एशिया में और मिडिल ईस्ट में इजराइल के ऊपर अपनी बेट्स लगा के तो वो चल रहे हैं। तो इसलिए वो हमें ये आइसोलेटेड बात नहीं है जो वो करता है पाकिस्तान के मुतालिक, इट इज लिंक्ड विद रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स के साथ। और वो बैकग्राउंड जो लोग समझते हैं उनको ये पता है कि ये क्यों ऐसे कहता है बारहा। अदरवाइज पाकिस्तान अच्छा बन जाता है जब उसकी जरूरत होती है। और आपको याद होगा कि जब 1979 में सोवियत ने इन्वेजन किया था अफगानिस्तान का, तो पाकिस्तान को पूरी तरह इस्तेमाल किया गया। मैं उस वक्त जनरल हेडक्वार्टर्स के अंदर था और जनरल ज़ियाउल हक साहब प्रेसिडेंट थे, तो आई कुड सी जब अमेरिकन आते थे, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रिजेंस्की आए थे और उस वक्त और देवर ओपन। और दी मोमेंट मैंने फिर वो भी देखा कि जब वो चले गए सोवियत के ट्रुप्स वहां से, तो फौरन इन्होंने फिर प्रेसलर अमेंडमेंट लगा के तो पाकिस्तान का कहा कि आप न्यूक्लियर बना रहे हैं और ये वो। और मुझे ये भी याद है कि जब मैं एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ गया अमेरिका में, तो बिल क्लिंटन से मुलाकात हुई, तो हमने कहा जी आपने F-16 हमें देने थे, आपके हमने पेमेंट भी कर दी है और वो तैयार भी हैं। तो बिल क्लिंटन ने, हालांकि वो बहुत वेल डिस्पोज था टुवर्ड्स बेनजीर भुट्टो, और हिलरी क्लिंटन भी बड़ी, लेकिन उनका हम मजबूर हैं कांग्रेस की वजह से। और बल्कि ये है कि ना हम पैसे वापस कर सकते हैं, ना हम जहाज दे सकते हैं, बल्कि जहां जहाज जिन हैंगर्स में हैं उनका किराया भी आपके ऊपर पड़ेगा। तो इस तरह इस हद तक ये अनरीजनेबल हो जाते हैं। अभी भी आपने देखा 9/11 के बाद यहाँ रेल पेल थी, बंदरगाहें भी, हवाई अड्डे भी, लैंड रूट भी, एयर रूट भी। फिर एबटाबाद में इन्होंने क्या किया, सलाला में इन्होंने क्या किया, रेमंड डेविस ने किस तरह आके लोगों को वहां लाहौर में कत्ल कर दिए। और फिर उसके बाद इनकी लैंग्वेज देखे, साउथ एशिया की पॉलिसी दी ट्रंप ने, तो उसमें बड़ी एक हद आमेज लैंग्वेज पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हुई। और अभी भी ये जो चीट और डिसीट और इस तरह के अल्फाज है, ये बैनुल अक़वामी बिरादरी, बैनुल अक़वामी जो गुफ्तगू होती है उसमें नहीं होते। पाकिस्तान वो वाद मुल्क है जिन्होंने अमेरिका का चीन से राब्ता भी कराया था। तो इस सारी बैकग्राउंड के बावजूद अगर हमें वो बुरा कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुरे हैं, इसका मतलब यही है कि उनके अपने। कयूम साहब, माजरत आपकी बात काट रही हूँ सर, लेकिन जिस तरीके से शीरी मजारी साहिबा ने कहा है कि वो लीडरान जो कि अमेरिका को बहुत अच्छा समझते थे, खुशामद करते थे, उनके लिए एक सबक है। सर, पाकिस्तान को सालों से पता है कि अमेरिका की पॉलिसी क्या है। सदर ओबामा के दौर में भी कोई बहुत ज्यादा फ्रूट्स पाकिस्तान की बास्केट में नहीं आए थे। सर, क्या आपके ख्याल में खान साहब को ट्वीट्स की हद तक महदूद रहना चाहिए? पाकिस्तान की अगली पॉलिसी क्या दूसरे ऑप्शंस की तरफ पाकिस्तान जा सकता है? सर, अगर मैं मुख्तसरन जानना चाहूँ। देखिए, शीरी मजारी के बयान पे तो मैं नहीं जाता, बिकॉज उनके बयान में तो सियासत ही है, वो तो पार्टी से ऊपर उठ के चंद लोग हैं जो सोचते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने ये बयान बहुत अच्छा दिया, टाइमली दिया, और उसके अलावा भी यानी सिर्फ ट्वीट के ऊपर नाकाफी है, बिकॉज आपने अफगानिस्तान के अमन के लिए अपनी कोशिशें पूरी करनी है। आपने ये रूस के साथ, चाइना के साथ, रीजनल कंट्रीज ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ अपने कोई बातें हैं तो उनको और ज्यादा आगे बढ़ा के हमें अपनी पूरी एफर्ट करनी होगी। और वो हम आई एम श्योर के और ज्यादा मुलाकातें यहाँ बाइलैटरल भी होंगी। ये सिर्फ ट्वीट तो नाकाफी है ना, वो तो एक स्पर ऑफ द मोमेंट पे रिस्पांस है टू ए लीडर जिसको पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी के अंदर ये ट्रंप, लेकिन एज ए इमीडिएट रिस्पांस उन्होंने सही किया, लेकिन इसको फर्दर परस्यू करने की भी जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। शाहिद लतीफ साहब, सर ये फरमाएगा, सदर ट्रंप ने जनवरी में पहले ट्वीट की, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा पाकिस्तान के बारे में कि जी जवाब में पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। फिर जो खास इमदाद थी वो भी पाकिस्तान की उन्होंने रोक ली, मशरूत कर दिया उसको कार्रवाइयों से। बार बार यही कहा जाता रहा है कि पहले आप अपना इन हाउस ठीक करें, उसके बाद आप अगली बात करें। सर, आपके ख्याल में पाकिस्तान का अगला स्टेप होना क्या चाहिए? आखिर अमेरिका और खासतौर पर सदर ट्रंप को जो पाकिस्तान का ट्रीटमेंट है वो क्या हम ठीक नहीं कर रहे हैं, या हमें किस तरह से अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए इस ताल्लुक का जो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में है? सर देखें, एक बात तो वाज़ेह है कि अमेरिका वो मुल्क है जो खुल्लम खुल्ला कहता है कि दोस्त और दुश्मन जो हैं वो मुस्तकिल नहीं हुआ करते, सिर्फ अपने मफादात मुस्तकिल हुआ करते हैं। लिहाजा आप पाकिस्तान की पूरी तारीख देख लें कि जहाँ उनको पाकिस्तान की ज़रूरत हुई उन्होंने इस्तेमाल किया और फिर आपको साइड पे एक तरफ फेंक दिया। और ये इसकी खुली मिसाल बिल्कुल वो
इन्होंने जंग की थी रूस के ख़िलाफ़, और जिसमें पाकिस्तान ने असल में अमेरिका की जो जंग है वो लड़ी अफ़गानिस्तान में, और उनको बाकायदा उसमें फ़तह हासिल हुई और यूं रूस जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। तो उस वक्त तो पाकिस्तान उनका फेवरेट था, पाकिस्तान की हर चीज़ बर्दाश्त थी। और बिल्कुल इससे पहले जो भी क़य्यूम साहब ने बात की वो 100% दुरुस्त है। यूं ही वो जंग ख़त्म हुई, पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही, तो फौरी तौर पर प्रेसलर अमेंडमेंट लगा दी गई। ये 90 की दहाई है, मगर उससे अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि हमने उसमें जो नुकसान उठाया उसके साथ ही हमने अपना वो एक प्रोग्राम शुरू किया जिसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना JF-17 बना लिया। कम से कम आज अमेरिका आपको एयर पावर के ऊपर उस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। अब वो F-16 की धमकी ख़त्म कर दी हमने। तो शायद वो जो उस वक़्त हमारे ऊपर वो जो लगी थी सैंक्शंस, उसका हमें असल में फ़ायदा हुआ। बात यह है कि हमें इन सारी चीज़ों को समझते हुए हमें अपने मफाद में भी सोचना चाहिए। अब जैसे देखें कि इस खित्ते में बाकायदा ब्लॉक बन रहे हैं। अमेरिका वाहिद एक ऐसी पावर नहीं रहा कि जिसको वो ताकत हासिल हो जो माजी में थी। आज ऐसा नहीं है। इस खित्ते की जो दो बड़ी कुव्वतें हैं उसमें चीन और रूस वो तकरीबन हाथों में हाथ डालकर चल रहे हैं, और पाकिस्तान को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और हम देंगे, हमें देना भी है। चीन के साथ आपकी पुरानी दोस्ती है, उसका आपको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। चीन की वजह से रूस आपके बहुत करीब आ रहा है, हमें उसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप के इस तरह के बयानात हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। वो जब से ताकत में आए उनके सारे बयानात आप देख लीजिए, वो पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना है, उनके अपने मुल्क में वो तनकीद का निशाना है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अमेरिका से कोई दुश्मनी लेनी है। आफ्टर ऑल ये जो आपके खारजी मामलात होते हैं और ये जो आपकी डिप्लोमेसी होती है, उसमें आप दुश्मनी नहीं लिया करते, उसमें आपको सबके साथ मिलकर चलना है, और उसके साथ जिनकी तरफ आपकी ख़ास दोस्ती है उनसे आपको पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है। जैसे हमने ये CPEC का कदम उठाया है, तो अमेरिका को असल जो पाकिस्तान से पर जो इतनी तनकीद हो रही है उसमें सबसे जो वाज़े किरदार है वो CPEC का है, जो कि अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसमें चीन इतनी तेज़ी से आगे जा रहा है, CPEC तो एक कॉरिडोर है, इस तरह के 7 कॉरिडोर्स हैं जिस पर यकदम चाइना जो है वो काम कर रहा है, और दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा इन कॉरिडोर्स का में शामिल होने जा रहा है। तो लिहाजा वो चाइना कंटेनमेंट वाला मामला की खुद इतनी राइवलरी है, लेकिन उसके बावजूद भी टॉकिंग टर्म्स मौजूद हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। साहब सर ये फरमाएगा कि पहले नून लीग के दौर में काफ़ी अरसे तक पहले हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहा, लेकिन सर अगर हम कंपेयर करें तो जितने भी इंपॉर्टेंट इशूज थे, ठीक है उसमें प्राइम मिनिस्टर ज़रूर फ्रंट फुट पे होकर पाक अमेरिका ताल्लुकात पे काम करते थे, लेकिन सर जब से सदर ट्रंप का हुकूमत का आगाज़ हुआ है उस वक्त से लेके आज तक हमने वहाँ से कोई अच्छी वाइब नहीं फील की। आपके ख्याल में क्या खान साहब ने जिस तरह रिस्पॉन्स दिया, और शाहिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि आप डिनाई नहीं कर सकते, आप अमेरिका को इग्नोर करके आगे नहीं चल सकते, तो आपके ख्याल में क्या खान साहब की जो स्ट्रेट फ्रंट फुट की पॉलिसी है ये कामयाब होगी इस ताल्लुक में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं समझता हूँ कि क़य्यूम साहब ने भी और शाहिद लतीफ़ साहब ने भी कहा है कि इमरान की जो ट्वीट के ज़रिए जो जवाब दिया, तो ट्रंप ट्वीट की ज़बान को समझते हैं और ये बहुत बरवक्त जवाब दिया। लेकिन मैं समझता हूँ, देखिए कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले जब जनरल असम्बली के इजलास की बात आई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तकरीबन आई थिंक कि पार्लियामान में जितनी भी लीडरशिप थी, उनकी ये सोच के PM साहब को खुद जाना चाहिए था। और अगर वो वहाँ जाके ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर उन पे ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान इकॉनमी में, पाकिस्तान में माल जान की कुर्बानी दी है, वहाँ अफगानिस्तान पे भी ये बात साबित करने की कोशिश की, वहाँ इंडिया को भी मैसेज जाता, वहाँ कश्मीर पे भी बात कर लेते, तो शाह महमूद कुरैशी की बजाय PM साहब की बात को पूरी दुनिया सुन लेती। और ये एक मौका था कि उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़ाया किया। अभी अगर परस करे आज PM साहब ने ट्वीट किया है, तो क्या वो ट्वीट भी ना करता? क्या ट्रंप ने जो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं और ट्रंप ने उन कुर्बानियों को इग्नोर करने की नाकाम कोशिश की, तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ये ट्वीट ना करते? ज़रूरत इस बात की है
कि उसके साथ आप अमेरिका के साथ तो लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से बराबरी की बुनियाद पर अमेरिका के साथ और पाकिस्तान के तमाम हमसाय ममालिक के साथ अपनी रिलेशनशिप को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। शाहिद लतीफ़ साहब ने कहा कि सीपेक पर और चीन हमारी बहुत मजबूत दोस्त है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ती की है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके जनाब आसिफ अली जरदारी साहब तक। लेकिन क्या आज जो सीपेक पे मौजूदा हुकूमत के एडवाइजर स्टेटमेंट दे रहे हैं और मौजूदा पीएम साहब की चाइना की विजिट के बाद जो वहां पीएम साहब बैठ के उसने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की लीडरशिप को चोर और करप्ट कहा और वहां से फिर हाली हाथ आना पड़ा, तो मैं समझता हूं कि मौजूदा हमसाय ममालिक के साथ, चीन के साथ दोस्ती पर अमेरिका के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात करें और हर्जा पॉलिसी की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से बिल्कुल जवाब देना चाहिए, लेकिन इस चीज को हैंडल करना चाहिए डिप्लोमेटिक तरीके से, ताकि पाकिस्तान जो एटमी ताकत है, अपना उसका एक नाम है, उसको भी साबित करने की कोशिश करें। और अच्छा, बराबरी की बुनियाद पे मैं अगर मुख्तसरन जानना चाहूं कैसे होगा बहरमन साहब? एक तो ये कि हमारे जो बिल ऑलरेडी ड्यूज थे जो कि अमेरिका ने पे करने थे वो बिल्स भी अदा नहीं किए गए, फिर इमदाद भी मुख्तलिफ सूरतों में जो मिलती थी उस पर सैंक्शंस लगा दी गई, पाबंदियां लगा दी गई या उसे रोक दिया गया। सर आपके ख्याल में फिर बराबरी किस तरीके से होगी? देखिए मेरी बात सुने, अगर सपोज आप एक कंट्री पे जाते हैं और यहां आप पार्लियामान को एतमाद में नहीं लेते हैं, उस कंट्रीज को ये मैसेज नहीं देते हैं कि वी आर यूनाइट, के नेशन के इश्यूज पे हम यूनाइट में हैं, उसके लिए तैयारी न करें, प्रिपरेशन न करें, और विदाउट किसी प्रिपरेशन के आप जाके तो आप कैसे अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं? मैं समझता हूं कि बराबरी की बुनियाद ये है कि अमेरिका को ये मैसेज देना चाहिए कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, तमाम जमातें पार्लियामान में पीएम के पीछे खड़ी हैं और पीएम साहब को ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहिए कि उनको मैसेज दे दे कि तमाम कौम और लीडरशिप मेरे साथ खड़ी है इस मुल्क के लिए। पिछले दौरे हुकूमत में क्या एतमाद में लेती थी सर? देखिए हमेशा हमने मतलब कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात करता हूं कि जब भी चाइना की विजिट होता, जब भी मतलब कि अमेरिका के गिलानी साहब जाते थे तो पार्लियामान को एतमाद में लेके जाते थे। मैं क्विकली इब्रार साहब की तरफ जाना चाहूंगी। इब्रार उल हक साहब, सर सारी अपोजिशन की पार्टीज पीटीआई को मशवरे भी दे रही हैं, साथ में पजीराई भी कर रही है जो खान साहब ने ट्वीट किया, लेकिन कह रही है कि ये काफी नहीं होगा। क्या सर आपके ख्याल में अगला स्टेप पाकिस्तान को लेना चाहिए? और दूसरा सर, ये जो इमदाद की बात की जाती है, जो पाकिस्तान के ड्यू अमाउंट से वो भी अमेरिका देने को तैयार नहीं, उसके ऊपर भी 100 किस्म की पाबंदियां और एलिगेशंस हैं। सर आपके ख्याल में क्या जो हमारे वजीर खारजा हैं और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अब किस तरीके से, क्योंकि अमेरिका को डिनाई करके या नजरअंदाज करके हम आगे चल नहीं सकते हैं, उसको साथ रख के बाकी मुमालिक को भी हम अहमियत दे सकते हैं, तो क्या ये स्ट्रैटेजी इस वक्त जेर गौर है पीटीआई की लीडरशिप के अंदर? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल है। और एक तो देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहली बार एक ऐसी हुकूमत आई है जो बिल्कुल अपराइट है, जो दिलेर है, बहादुर है। माजी में तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी भी थी कि जिनका कोई फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी फौरन, जैसे जनरल कयूम साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि बिफिटिंग रिस्पांस, और आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि पूरी दुनिया के अंदर काउंटर नैरेटिव पाकिस्तान का चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो बड़ा अच्छा एक काम हो गया और इसकी कंटिन्यूटी जरूरी है। एक चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका जो एक सुपर पावर भी है और साथ ही साथ जो है वो हमारा अब एक फिजिकल नेबर भी है जी। अगर कतर वाली साइड पे देख लें उधर भी, और अफगानिस्तान वाली साइड पे देख लें उधर भी, सो हमें उस लिहाज से भी उसको देखकर, तो जैसे सब लोगों ने इस पे एग्री किया कि हमें कोई कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहिए, डिप्लोमेसी के दरवाजे खुले होते हैं और हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी है। जैसे अभी जनरल साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि आज रशिया और चाइना की वो सिचुएशन नहीं है, हाथों में हाथ हैं। पाकिस्तान उनके साथ मिलके बड़े अच्छे फ्यूचर के मंसूबे प्लान कर सकता है, एक बहुत अच्छा ब्लॉक बन सकता है। हैविंग सेड दैट, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, क्योंकि वो इस वक्त जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको भी जरूरत है पाकिस्तान की किसी ना किसी तरह से। अगरचे उन्होंने अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ पिंगे इतनी बढ़ा ली कि वो इंडिया जो है अफगानिस्तान की तरफ से आके पाकिस्तान के ऊपर, और उसमें हमने बड़ी 75,000 लोगों की कुर्बानियां भी दी, वो सारा किया। तो इसमें जो डू मोर वाली साइड है ना जी, वो दोनों ममालिक को जरूर देखनी पड़ेगी और इसमें ये बार्गेनिंग चल जाती है और ये डिप्लोमेसी के दरवाजे जब खुलते हैं, बैठ के बात होती है, और जब तमाम पार्टीज जो हैं वो मिल जाएं और अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी होंगी, तो हमने फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? फॉरेन पॉलिसी वही होती है जो हमने अपना इंटरेस्ट वॉच करना है, दैट इज आवर, और उस पर हम जब सब जमातें मिल जाएंगी पाकिस्तान की खातिर, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी बन जाएगी।
तो मैं समझता हूं कोई इतनी मुश्किल, इमरान खान के बारे में आपको भी पता चल गया होगा, वो दलेर आदमी है, इसमें कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं है, अल्लाह से डरता है सिर्फ, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन। मैं समझता हूं अगर हम सब यूनाइटेड रहेंगे तो हम बड़े स्ट्रांग हैं और हमें किसी के साथ कन्फ्रंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इसको पॉलिटिकल तरीके से इसका सोल्यूशन निकल सकता है और इसका अच्छा है कि एक बड़ा अच्छा मैसेज भी गया ट्वीट के जरिए और इसका फॉलोअप भी जो है वो हमारी आइंदा मीटिंग्स के अंदर। शाह महमूद कुरैशी साहब माशाल्लाह एक मंजे हुए हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो डेफिनेटली फॉरेन ऑफिस में इसके ऊपर पॉलिसी बन रही है और उसकी रिफ्लेक्शन आपको जो है वो आइंदा आने वाली पॉलिसीज में नजर आएगी। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जहां हमने बैरूनी इश्यूज की बात की है, कुछ पाकिस्तानी अंदरूनी सियासी इश्यूज भी हैं। एक तरफ सानेह मॉडल टाउन के हवाले से जीआईटी की तश्कील होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट इस केस को टेकअप कर चुकी है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने आज बयान जो अपना कलमबंद करवाया है उसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कहा है कि जो जीआईटी के रिकॉर्ड शुदा बयानात हैं वो कोई काबिल कबूल शहादत नहीं है और जीआईटी के जितने भी सबूत हैं उसको उन्होंने डिनाई किया है कि वो बिल्कुल भी फुल प्रूफ नहीं है। किस ग्राउंड रियलिटी के ऊपर नवाज शरीफ साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सानेह मॉडल टाउन सालों गुजर चुके लेकिन अभी तक इंसाफ की फराहमी एक मुश्किल टास्क है और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त गई है उसके बिना पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बैंक तश्कील दिया है जो कि जीआईटी को आगे फर्दर जाके तश्कील करेगा। कितना इंपॉर्टेंट है कि ये जो केस है अपने अंजाम तक पहुंचे, इस पर हम जरा सा बात करना चाहेंगे। पहले कयूम साहब सर आपसे आगाज करूंगी। सर एक तो ये जो सानेह मॉडल टाउन के ऊपर एक बेंच तश्कील हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब ने सर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और वो कह रहे हैं कि ये केस में वो पेश नहीं होना चाहते। सर कितना इंपॉर्टेंट है कि ये केस अपने कंप्लीशन तक जाए और इसके लिए नून लीग की भी सपोर्ट चाहिए सर? या देखिए, ये तो सना पहली बात तो ये है कि मॉडल टाउन के वाकया में जो जाने ज़ाया हुई और जिस तरीके से एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स किया गया उसकी इन्वेस्टिगेशन करके तो वाकई वो लोग जिन्होंने नीचे अपने हाथ में कानून को लिया और फायर किया और लोगों की जाने गई, उसकी तहकीकात तो जरूर होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके ऊपर हमारी सियासी जमातों ने बहुत सी पॉलिटिक्स और सियासत की है। उन्होंने लगते हाथ ही प्राइम मिनिस्टर का, शहबाज शरीफ साहब का, एफआईआर के अंदर फेडरल मिनिस्टरों का, जिनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था क्या हो रहा है, हम फौरी तौर पे वो करते हैं, वो करके उस केस को खराब करने की कोशिश की। अब शहबाज शरीफ साहब हों या नवाज शरीफ साहब, हर कोई ये चाहता था कि इसकी सही इन्वेस्टिगेशन होके और दयानतदारी के साथ, और वो लोग अगर कहीं पुलिस वाले ने या डाउन या ऊपर किसी सेक्रेटरी ने कुछ किया है तो वो जरूर उसके ऊपर दयानतदारी के साथ उनको फिक्स हो रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको सजा भी मिलनी चाहिए। तो अभी मुझे ये नहीं पता कि अभी ये जो पहले एक दफा ये केस चला और उनको सारों को नाम क्लियर हो गए उसके अंदर से एक कोर्ट के अंदर, और अभी जब ये दोबारा करना चाहते हैं तो इसके अंदर मुझे चूंकि केस की अभी डिटेल्स का नहीं पता लीगल कि पहले क्या हुआ था और उससे कैसे ये खत्म हो गया था, और अभी अगर कोई नया एक साइल चला गया है तो उसको मुतमईन करना है अगर अदालत ने, तो आई एम श्योर कि वो हकायक के ऊपर जाएंगे और वो पिछला जैसे लेकिन ये जरूर है कि इसको कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा क्विकली मुझे कयूम साहब सर एक चीज का और आंसर कर दें कि जो नवाज शरीफ साहब आज बयान रिकॉर्ड आज भी उन्होंने करवाया तो उन्होंने कहा कि जो जीआईटी की तहकीकात हैं वो तासुब पर मबनी है। सर नून लीग किसी भी तौर जीआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन थी उससे मुतमईन नहीं थी, तो आपके ख्याल में क्या वाकई इतना मसाइल मौजूद थे जीआईटी की इन्वेस्टिगेशन में कि नवाज शरीफ साहब को आज कहना पड़ा कोर्ट में कि ये बिल्कुल मुतासिबाना थी और इसमें तहकीक सही बुनियाद के ऊपर नहीं की गई? देखें, चूंकि नवाज शरीफ साहब खुद रिसीविंग एंड के ऊपर हैं और वो खुद सफरर हैं, उनको वो खुद इस पूरे भंवर के अंदर सबसे ज्यादा सफर उन्होंने किया है, तो किसी भी इंक्वायरी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना उनका एक राइट बनता है। और ये जो जीआईटी के ऊपर तो जो जेरा होती रही उसके ऊपर तो अदालतों के अंदर भी बड़े पॉइंट्स उठे हैं और बहुत से फैसलों में उसका जिक्र आया है, तो इसलिए अगर उन्होंने ये जिक्र किया है तो वो उनका एक राइट बनता है। हाउएवर अदालतें इसको मेरिट के ऊपर सारी चीज को देखेंगी और उसके ऊपर फैसला करें। चूंकि नवाज शरीफ साहब का जहां तक तल्लुक है कानून की रिस्पेक्ट और ऑनर, आपने देखा कि वो अगर लाहौर से भी आना हो तो यहाँ हमारे ये F11 के साथ नैब की कोर्ट है, मैं कई दफा जाके उनको वहां मिला भी हूं, वो अपने
डॉट टाइम के ऊपर जितनी हेयरिंग्स हुई हैं सबके ऊपर और मुकम्मल तावन वो कर रहे हैं हर जगह के ऊपर। आई थिंक एक अच्छे सिटीजन की यही निशानी है। बाकी ये है कि इंसाफ मिलना चाहिए और जो लोग अदल की कुर्सी पे बैठे हैं उनके लिए भी होना चाहिए कि आखिरी इंसाफ तो अल्लाह की जात ने देना है। तो हमें यहाँ बैठ के भी अपनी बसात के मुताबिक और अपनी अक्ल और समझ के मुताबिक हमारे जिम्मे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं विदाउट फेवर या किसी के साथ ज्यादती के हमें इंसाफ करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान का जो ईमान है वो यही है कि हमने अल्लाह के आगे जाके उस अदालत में पेश होना है और कभी भी इसके ऊपर नहीं कि मैं किसी का चेहरा पसंद नहीं तो उसको सजा दूं और कोई मेरा बालका है या वो मेरा लाडला है तो उसको मैं जो है बरी कर दूं, ये इंसाफ की बात नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। करते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कयूम साहब। अच्छा बैरामंद साहब, सर ये फरमाएगा कि ये जो मॉडल टाउन के हवाले से अब जीआईटी बनने जा रही है, सर इससे पहले भी 2 रिपोर्ट्स आपको याद होगा, बाकर नसवी साहब की रिपोर्ट आई, फिर एक और रिपोर्ट आई, दोनों में बिल्कुल मुख्तलिफ बातें थी। आपके ख्याल में सर क्या इवेंचुअली ये सही ऑप्शन है कि अब तीसरी मरतबा फुल एंड फ्लेज फाइनल किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो और ये केस कंप्लीशन की तरफ जाए? देखिए मेरे ख्याल में 2 रिपोर्ट्स में तो जो नाम आए हैं वो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अगर थर्ड टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट किसी के सर दोनों में मुख्तलिफ आए थे ना, पहले शहबाज शरीफ साहब राना साहब के नाम थे, बाद में अगली जो रिपोर्ट आई उसमें उनके नाम मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ कि अभी अगर फर्ज करें तारिक कादरी साहब चाहते हैं कि जीआईटी बने और उसके लिए एक बेंच बन गया है, तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ, उसकी फैमिली को और तमाम उन लोगों को अदालत के साथ तामन करना चाहिए ताकि देखिए इंसाफ पे एक फैसला आ जाए और एक ऐसा मैसेज न जाए कि फिर भी ज्यादती हो गई। तो मेरे ख्याल में ये वक्त है, इस बात की ज़रूरत इस बात की है कि नवाज शरीफ और उसके भाई या उनके जो पार्टी के लोग हैं अदालत के साथ तावन भी करें, बिल्कुल पेश हो जाए और मेरे ख्याल में उम्मीद इस बात की रखी कि इंसाफ का फैसला होगा। मैं समझता हूं कि अदालतों को पेश करना और अदालतों के साथ इंसाफ करना इस वक्त की ज़रूरत है। अगर हम इदारों के साथ टकराव ले, अगर हम इदारों पे एतमाद न रखें तो मेरे ख्याल में अच्छा मैसेज सर। लेकिन उन अदालतों में वही नैब है जो कि एक ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर पेश हो रही है, चाहे पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई केस हो या नून लीग के खिलाफ हो, नैब के ऊपर ऑपोजिशन की किसी पार्टी को एतमाद नहीं है। मेरी बात सुन, नैब और सुप्रीम कोर्ट के इश्यूज जो है अलग है। अगर नैब को हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ ले जाते हैं, जैसे अभी नैब ने इलेक्शन से कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया तो टाइमिंग गलत थी। उससे पहले पीएम साहब ने नैब के चेयरमैन को बुला के मीटिंग की, फिर इनके फेडरल मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद कहा कि और भी गिरफ्तारी हो रही है। तो हमने कहा कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि नैब आजाद है और दूसरी तरफ आपकी स्टेटमेंट आपके अंदाज को लोगों को एक मैसेज खुद दे रहे कि जो नैब है वो हमारा अंडर है और हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर इदारे आजाद है तो उनको काम करने दें, चोरों को गिरफ्तार करे, करप्ट को गिरफ्तार करे, हुकूमत अपनी काम करे। जो इदारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर है उनसे प्रोग्रेस मांगे, उनसे रिपोर्ट मांगे। मैं आपको सना मीर साहिबा एक बात बता दूं, अगर हुकूमत के पास सबूत है हर चीज का, रख ले इदारों के सामने और उनको काम करने। सर हुकूमत का तो काम ही नहीं ना, ये तो इदारों का काम है। इनके जो फेडरल मिनिस्टर कह रहे हैं ना, एनआरओ, करप्ट, गिरफ्तारियां, अगर आपके पास सबूत है तो रख ले, अगर नहीं है तो इंतजार करें, इदारों के इंतजार करें, काम करने दे ताकि आवाम को भी पता चले कि भाई ये जो इदारे काम करें ये ऐसा नहीं है कि ये ज्यादती करे या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करे। लेकिन अभी तो तकरीबन तांगे वाला भी कहते हैं कि भाई इसके साथ ज्यादती हो रही है, इसके साथ ज्यादती हो रही है। देखिए सर उसके अकाउंट से करोड़ों में निकल आते हैं बोर्ड। देखिए अगर केपी से जो फैक्स अकाउंट है पंजाब से है, उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही सर जो केपी के से निकले। मैं ये कह रहा हूं जहां से भी निकले नाम बताएं, जिम्मेदार को पकड़ें और सजा दें उनको। लेकिन कम से कम ये जो फेडरल मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर जो कुछ कह रहे हैं, उस एहतसाब में उनकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए आपके ख्याल में? मैसेज नहीं जाना चाहिए ना। अच्छा आपने बात की है कि नैब को या तहकीकाती इदारों को करने देनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। शाहिद लतीफ साहब, सर एक तरफ यही तहकीकाती इदारे तफ्तीश करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, दूसरी तरफ अगर मियां साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि जो पानामा केस में जीआईटी ने इन्वेस्टिगेट किया सरासर गलत है, ना उसमें शवाहिद सही थे, ना उसमें कोई काबिल कबूल शहादत पेश की गई, सर वो तो एतमाद ही नहीं कर रहे ना नैब की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ना जीआईटी की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। देखें हमारे मुल्क में ये जो कल्चर है ना कि जब फैसले आपके हक में हों तो फिर इदारे ठीक हैं, फिर नैब भी ठीक है, कोर्ट्स भी ठीक हैं, सुप्रीम कोर्ट भी ठीक है, और अगर फैसले आपके खिलाफ हों तो फिर ये सारे इदारे गलत हैं। ये तो बारहा हमारे चीज़ें सामने आती हैं। ये कल्चर हमें बदलना है। हमें ये देखना है
कि इदारों में अगर हम एक तरफ उनको अपनी हुकूमतें जब इनकी थी तो ये खुद कहते रहे कि इदारे गैर जानिबदार हैं, आज वही इदारे जानिबदारी का सबूत देना शुरू हो गए क्योंकि फैसले आपके खिलाफ आए। इसलिए मैं समझता हूं कि यह कल्चर हमें हर सूरत बदलना है। इदारे जो हैं जब तक आप उनके साथ ताउन नहीं करेंगे, इदारे जो हैं खुद भी गैर जानिबदारी का सबूत दें। मसलन ये जो अब फिर से JIT बनाई गई, ये वही मामला था ना कि जब नैब जो है वो सही तरह से अपना प्रोसिक्यूट केस को नहीं कर रही तो हाई कोर्ट की तरफ से फैसला उनके हक में आ गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास मामला चला गया। आज सुप्रीम कोर्ट की जो JIT है उसके तहत उनके सामने जो सबूत लाए जा रहे हैं उसके तहत उन्होंने फैसला करना है। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि फलां इदारा फलां अदालत उन्होंने तो हमारे हक में दिया, हमारी जो सजा थी उसको मुअत्तल कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो उसके बिल्कुल बरअक्स हैं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो इदारे गलत थे, उनके सामने जो भी शवाहद आए और जो भी प्रोसिक्यूशन हुई अगर उसमें कोई कमी बेशी थी, सुप्रीम कोर्ट जो है दोबारा से JIT और उनके जो शवाहद हैं उसकी रोशनी में इस मुकदमे को देख रहा है और वो हमारा हाईएस्ट कोर्ट है। आप उसको भी अगर इस तरह वो बना देंगे, क्वेश्चनेबल बना देंगे, तो फिर मेरे ख्याल में इसका कोई मंतकी अंजाम नहीं अच्छा, होता। इब्रारुल हक साहब, आपके ख्याल में सर ये जो JIT बनती है कितना इंपॉर्टेंट है ये इन्वेस्टिगेट करना भी, और दूसरा शहबाज शरीफ साहब के लिए ये केस कितना इंपॉर्टेंट और थ्रेटनिंग साबित हो सकता है सर अगर वो इसमें मुल्जिम या मुजरिम ठहराए जाते हैं? देखिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उन्होंने फरमाया कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे कुत्ता भी भूख से मर जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। और ये एक एक्ट होता है जो शहबाज शरीफ साहब CM होते हैं, राना सनाउल्लाह साहब जो है वो लॉ मिनिस्टर, और इनकी केमिस्ट्री आपस में फेमस और उनके क्रीडेंशल्स मखदूश के सब लोग कहते हैं। उनके खुद शेर अली साहब के बहुत सारे कत्ल कर चुके हैं। ऐसा बैकग्राउंड हो और फिर उसके बाद ये ऐसा वाक़या हो कि पंजाब की पुलिस जो इस बात के लिए फेमस है कि उनको एक ख़ास फैमिली बहुत अरसे से कंट्रोल और कमांड करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती आई है, बिला वजह 14 लोगों को दिन दिहाड़े मार दे, दरूशी पढ़ने वाली ख़वातीन को, हामला औरतों के मुंह में गोलियां मार दे। तो एक तो ये इंसानियत सोज जो मामला था वो उसकी तहकीकात मैं तो कहता हूँ जितनी भी होनी चाहिए वो कम है। और इसमें इन मुल्ज़िमान को देखिए, मुल्जिम को तो आप किसी को भी कह देंगे तो वो कह देगा जी मेरे इस पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात, जेलें भरी पड़ी हैं, किसी के पास जाके पूछेंगे जी मेरे ना बड़ी ज्यादती हुई है। लेकिन ऐसा होता नहीं। आप मुल्जिम से नहीं पूछते आपकी क्या राय है इस हवाले से, आप बाकायदा JIT बनाते हैं और इन इदारों पे अब एतमाद करना शुरू कर देना चाहिए हमें। मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले वक्तों के लिए इस पे ये हुकूमत वक्त और बिलखसूस इन इदारों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखें, अभी उन्होंने जनरल साहब कह रहे थे कि JIT के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उनका हक है। मैं समझता हूँ जिन लोगों के बेचारे लोग शहीद हुए हैं उनके भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो भी जानना चाहते हैं कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मेरी बच्ची को किसने बुजुर्गों को दाढ़ी से पकड़ के घसीटा। और यहां कुछ ऐसा नहीं होता कि लॉ मिनिस्टर के बगैर कोई कुछ कर जाए पुलिस वाला। आपको पता है कि जब नून लीग की हुकूमत आती है तशद्दुद की सियासत पे यकीन रखते हैं। मुझे पता नहीं है नारोवाल में क्या होता है आज, किस तरह वहां पे बेशुमार ऐसे रिमोट रूरल एरियाज में तो बिलखसूस होता है, वहां पे तो कैमरा भी नहीं होता। मैं इसी पॉइंट से दोबारा शुरू करूंगी आप ही से सर। जी इब्रार साहब, मैं आप ही से सर दोबारा शुरू करूंगी। एक मुख्तसर वक्फा मुझे लेने दें जहां आपने बात की है कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में बार बार ये कहा गया कि सियासी असर रसूख इस्तेमाल हो रहा है। वहीं अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में देख रहे हैं कि बार बार ये बात की जा रही है कि किसी को कोई NRO नहीं दिया जाएगा। अगर कल की बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर को हम देखें तो अपोजिशन कोई खास मुतमईन हुकूमत की कारकर्दगी से नजर नहीं आती है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को पिछले दौरे हुकूमत से मुख्तलिफ साबित कर सकेगी? इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। इब्रारुल हक साहब, सर उस वक्त आप बात कर रहे थे कि नून लीग ने हमेशा अपना सियासी असर रसूख रखा है। सर अगर मैं मुख्तसरन आपसे जानना चाहूँ, आजम स्वाति साहब के हवाले से जो फार्म हाउस का तनाजा था उस पर जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो जो उसके हवाले से JIT बनी थी उसमें आजम स्वाति साहब को जिम्मेदार ठहराया गया है। एक तो सर मुझे क्विकली ये बता दें कि क्या उस पर PTI कोई रिएक्शन देगी या कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। दूसरा, फवाद चौधरी साहब बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि किसी भी जमात को, किसी भी सियासतदान को NRO नहीं मिलेगा। पिछले दौरे हुकूमतों में जो दूसरी पार्टीज थी उनको रिलीफ और आपस में मुकमुका होता था, लेकिन इस दौरे हुकूमत में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या वाकई सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले अदवार हुकूमत से अपने आप को मुख्तलिफ साबित कर सकेगी सर? अच्छा, एक तो मैं ये तासुर ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि PTI जो है ना जी, वो जगह जगह अपने लोग लगाना चाहती है। देखिए, हम डीपोलिटिसाइज करना चाहते हैं पुलिस को, और पुलिस इस वक्त तक डीपोलिटिसाइज अनफॉर्चुनेटली नहीं है। मुख्तलिफ अजला के अंदर भी डाउन टू द ग्रास रूट लेवल सारे इदारों में, आप तालीमी ले लिए डिपार्टमेंट ले लें, तालीम का ले लें, हेल्थ का ले लें, आप पुलिस का ले लें, सब नून लीग की टीम लगी हुई है। तो हमारे तो हाथ पे हाथ मार के नून लीग वाले कहते हैं कोई कम हुआ है तो सानू दस्यो, और फिर हंसते भी हैं। तो ये बेशुमार लोग अभी तक उनके, तो पहले तो डीपोलिटिसाइज करने की जरूरत है, और इस सिलसिले में अगर किसी को हटाया जाता है तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई मुजायका है। बहरहाल स्वाति साहब के केस का मैं तफसील से इल्म मुझे ज़्यादा नहीं है, मैं इस पर ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू नहीं कर सकता। बाकी आपने फवाद चौधरी साहब के हवाले से बात की, तो NRO तो मैं समझता हूँ देना भी नहीं चाहिए किसी को, जिसने पंजाबी में कहते हैं खादियाँ जिन्ना गाजरा टेडो ना दे पीड़, और उनको ज़रूर दे शुड फेस द म्यूज़िक। जिन जिन लोगों ने काम किया माजी में, अनफॉर्चुनेटली इसीलिए तो इत्तेसाब का अमल जब तक मुकम्मल नहीं होता वो तो आगे फिर एक आप एक समझ लो प्रेसिडेंट छोड़ देते हैं कि यार एंड पे ये हो जाता होता है। लेकिन ऑपोजिशन तो कोई खास नहीं मुतमईन नजर आती है। टाइम थोड़ा सा कम है। रहमत तंगी साहब, सर बिलावल साहब हो या पीपल्स पार्टी ओवरऑल, सर सीरियस नहीं लेना चाहिए, कम से कम PTI की राय है। मैं इब्रार साहब को बताना चाहता हूं कि आप अगर आज आपकी जाली मैंडेट के जरिए सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं और आप उसको बहादुर कहते हैं, तो ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे जिसके पॉलिटिकल विजन ने तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को इस बात पे कन्विंस की और उसने पार्लियामान में गए और पार्लियामान में ओथ लिया। अगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ओथ न लेते तो आज आपके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ना होते और मुल्क में स्टेबिलिटी ना होती और पॉलिटिकल क्राइसिस होता। और फिर उसके बाद PM साहब ने भी स्पीच की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी स्पीच की। लेकिन जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्पीच की तो PM साहब को मुखातिब करके कहा आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। तो इब्रारुल हक साहब फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री और इस मुल्क में मजबूत जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने गड़े खुदाबख्श में 4 कब्रें भी बना के दी है, और उस जमहूरियत को कंटिन्यू रखने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त एक महवर है जो कि पार्लियामान में सियासत को भी समझते हैं और उस इमरान को नून लीग से बेहतर सियासत है पार्लियामेंट में एटलीस्ट। ये बात तो एक्सेप्टेबल है कि मेजॉरिटी उसने इमरान को मुखातिब ये भी कहा कि आप नफरत की सियासत से निकले, आप कंटेनर से उतरे और आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, हमारे साथ हैं। शाहिद लतीफ साहब, सर ये जो 100 दिन का टास्क है और ऑपोजिशन की जो तनकीद है, आपके ख्याल में भेजा है या वक्त देना चाहिए हुकूमत को कि वो 100 दिन के बाद भी परफॉर्म कितना करती है, उसके बाद इवैल्यूएट किया जाए? सर मुझे मुख्तसरन जवाब दे दीजिएगा। देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो कामयाबी है उसका तयन आपकी कारकर्दगी से होगा। ये जो एक बहस यू टर्न वाली चल निकली है, ये अपोजिशन ने बड़ी चालाकी से मैं समझता हूँ कि PTI को फंसाया है, उलझाया है। इसकी बहस हरगिज़ नहीं होनी चाहिए थी। इमरान साहब को भी बजाय इसके कि यू टर्न का जिक्र करते, आप इज्तमाही बसीरत की बात करते, आप हिकमत अमली की बात करते, और उसके तहत एज लीडर एज पार्टी आपको इजाज़त है कि आप रास्ते में एक सही सिमत और उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपनी सिमत का तयन भी करें और उसमें तब्दीलियां भी करें। मगर ये एक फजूल बहस चल पड़ी है, उनको अपनी कारकर्दगी पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल 100 दिन करीब आने को हैं, जो आपने बातें की थी उसका आपको जवाब देना है। इसलिए मैं कहता हूं कि कारकर्दगी की तरफ ध्यान दें। जैसे आपने तुर्की में देखा, वो तैयब अर्दवान जो थे, उन्होंने कारकर्दगी वो दिखाई कि जिसके तहत जब वहां बगावत हुई तो लोग टैंकों के नीचे लेट गए, वहां भी बार बार फौज आती थी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत माजरत चाहूंगी शाहिद लतीफ साहब से, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। पाकिस्तानी हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस से नाकिदीन को चुप कराना चाहिए। यकीनन 100 दिन के अख्ताम पर जो उनकी परफॉर्मेंस है वही उनका क्रेडिट होगी। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।